वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे गुरुकुल में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस और उसमें ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके एक नया टॉपिक है जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आज उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब अगर हमें कहीं लेंस बनाना हो तो वो लेंस को बनाने में क्या फोकल लेंथ होगी, क्या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, उसको कैसे डिसाइड करते हैं, वही इस फॉर्मूले में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम पे फोकस करेंगे। डायग्राम फिर से बोल रहे हैं, इसको याद नहीं करेंगे, जो जैसे बना रहे हैं वैसे ही करेंगे एक नॉर्मल अप्रोच के साथ में। देखते हैं। सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे और वो लेंस ऐसा होगा जो थिक लेंस होगा। थिक लेंस का मतलब इसके दो सरफेसेस हमें दिखाई देनी चाहिए। तो ये हमने एक थिक लेंस बना दिया। ओके, और इसकी ये हो गई हमारे प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट मान लेते हैं P1, ये P2, या चाहे तो इसको हम A और B भी मान सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इसको P1 P2 ही ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे यहाँ पर फॉर्म होगी उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ कहीं, और ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के सामने रखा हुआ है। ये सरफेस इसकी फर्स्ट सरफेस है, इधर वाली सरफेस इसकी सेकंड सरफेस है। अगर हम फर्स्ट सरफेस को देखें तो ये कर्व्ड है राइट साइड की तरफ ऐसे। अगर इसको कंप्लीट करें तो ये एक सर्किल बनाएगी ऐसे, जो कि राइट साइड में बनेगा। तो इस सर्किल का सेंटर भी किधर होगा? राइट साइड में होगा, यहाँ कहीं। इसको C1 लिख दें। 1 किस लिए लिख रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है, और इसका फोकस भी सेंटर के बीच में होगा। इसको F1 लिख देते हैं। ओके, सिमिलरली सेकेंड सरफेस ये है, इसका कर्वेचर इधर की तरफ है लेफ्ट साइड में, तो इसका सेंटर इधर होगा और इसका फोकस भी इधर होगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी और वो फर्स्ट सरफेस पे जाकर के इंसिडेंट होगी। सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक लाइट रे निकाली, सीधी जाकर के फर्स्ट सरफेस पे गिरी, और जब फर्स्ट सरफेस पे गिरेगी तो यहाँ पर से लाइट बेंड होना स्टार्ट होगी। और लाइट बेंड किससे होती है? वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है या नॉर्मल से अवे होती है। अब इस लेंस के इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ एक ही मीडियम होगा। ऐसा तो नहीं कि इधर एयर है तो इधर वाटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर दोनों तरफ एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको हम N1 और इधर भी N1 मान सकते हैं। ये ग्लास का बना हुआ प्रिज्म बताया, ये ग्लास का बना हुआ लेंस है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं N2 है। तो लाइट N1 से N2 में जा रही है। ओके, और जब N1 से N2 में जाएगी तो लाइट रेयरर से डेंसर में टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और एक कर्व सरफेस के लिए नॉर्मल कैसे बनाते हैं? सेंटर से। तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर इधर है, यहाँ से इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कहलाएगी नॉर्मल ऑफ द सरफेस। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल C1 से डाला जाएगा। ठीक है, एक प्लेन सरफेस होती है तो उस पर 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन खींच देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाती है। बट एक कर्व सरफेस के लिए नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से बनाया जाता है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A ले लेते हैं। अब यहाँ से लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे करके टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर दी। एरो जरूर लगाएंगे। अब अगर ये सरफेस ना होती यहाँ पर तो ये लाइट रे किधर जा रही थी? ऐसे। और अगर ऐसे जाती तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाती I'। ठीक है ना। अगर ये सेकंड सरफेस से लाइट रे अगर सीधे निकलती तो वो कहाँ जाती? I' पे जाकर के मिलती। ठीक है, और I' जो है वो किसके सामने रखा हुआ है? सेकंड सरफेस के सामने। तो सेकंड सरफेस के लिए क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो जो दूसरे पहले सरफेस की इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ओके, इतनी बातें समझ में आई। पहले कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं। पहली सरफेस का ऑब्जेक्ट ये था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी, और इसी सरफेस की जो इमेज बनी है इधर यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी इमेज ऑफ द फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस की P1 से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? इमेज की डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस को V से लिखते हैं
क्योंकि इमेज को हमने डैश लिखा है तो इसको वी डैश लिख लेते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद दूसरी सरफेस के सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दूसरी सब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस डिस्टेंस को कह सकते हैं फॉर सेकेंड सरफेस दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, ये हो जाएगा यू डैश। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब लाइट जैसे ही सेकेंड सरफेस पे गिर रही है तो यहाँ से लाइट निकलना चाहेगी बाहर, जो कि रेयरर मीडियम है और ये डेंसर था, तो लाइट रेयरर से डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। उसके लिए फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो अभी देखा हम लोगों ने सेकेंड सरफेस का नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा, जो सेकेंड सरफेस का सेंटर होगा। तो अब इस पॉइंट पे जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी कहलाता है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे C2 से, क्योंकि वो सेकेंड सरफेस है और सेकेंड सरफेस का सेंटर किधर है, इधर है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। अब लाइट डेंसर से जब लेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, तो ये ऐसे करके अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई और यहाँ पर एक फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर ये फाइनल इमेज देखी जाए तो सेकंड सरफेस बना रही है, तो सेकंड सरफेस से इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम v लिखेंगे। तो ये कैपिटल स्मॉल v लिख लिया, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये थिक है तो थिकनेस कुछ होगी इसकी, तो मान लेते हैं वो थिकनेस t है। बट अगर कंपैरिजन करोगे ये u v एंड u डैश और v डैश है, तो उसके कंपैरिजन में थिकनेस बहुत ही कम है। तो फिजिक्स में हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, अगर कोई चीज़ वेरी वेरी लेस होती है तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो आगे आकर के इसको निगलेक्ट करा जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, इतना डायग्राम में कोई प्रॉब्लम, इसको कोई याद नहीं करेगा, जैसे बताया है एज इट इज इसको बना लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ हमने अपनी तरफ से याद करने वाला कोई भी चीज़ नहीं बोला है, ठीक है ना। आते हैं फर्स्ट सरफेस पे। अब हम क्या करेंगे, पहला सरफेस और दूसरा सरफेस दोनों ही कॉन्वेक्स सरफेस है या कह सकते हैं कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला ये डिराइव किया हुआ है। अगर हम पहले सरफेस की बात करें तो लाइट n1 से n2 में जा रही है, तो क्या एग्जैक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो यही लिखेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस मतलब एट द पॉइंट A। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज थी उसकी जो डिस्टेंस थी हमने क्या लिखी थी, v डैश। तो बस यहाँ v की जगह क्या आ जाएगा, एक v डैश आ जाएगा। और फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो u ही डिस्टेंस पे था, तो उसको u लिखेंगे। ओके, n2 माइनस n1। और फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ से होगी, फर्स्ट सरफेस से सेंटर तक की डिस्टेंस दिस इज r1, एंड सेकेंड सरफेस से सेंटर तक की डिस्टेंस दिस इज r2, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा r1। इतनी बात समझ में आ गई। बस खाली हमने v को v डैश कर दिया है और r को r1 कर दिया, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का और इमेज जो था वो v डैश डिस्टेंस पे था और रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1। ओके, सिमिलरली फॉर सेकंड सरफेस निकालेंगे। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बताया था i डैश होगा, क्योंकि उसके सामने है ये, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यहाँ पर उसको हमने u डैश से लिखा हुआ है। ओके, और उसकी इमेज जो फाइनल बननी है वो v है। तो अगर सेम फॉर्मूला उसके लिए लगाएं तो लाइट एक्चुअली n2 से n1 में जा रही है, तो जहां जहां n1 था वहां n2 कर देंगे, बस इतना चेंज आएगा इसमें। तो फर्स्ट फॉर्मूले में n2 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा n1 अपॉन इमेज की डिस्टेंस v थी, यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस v ही है, माइनस n1 की जगह n2 आ जाएगा अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट i डैश, उसकी डिस्टेंस u डैश, ठीक है, इक्वल टू n2 माइनस n1 की जगह आ जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है तो हमारा पिछला वीडियो देखेंगे जा करके, वहाँ पर इसके बारे में बताया गया, इस फॉर्मूले के बारे में, ठीक है ना। अब देखा जाए अगर, तो यहाँ पर ये जो v डैश डिस्टेंस थी ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक दिस प्लस दिस कर सकते हैं। तो v डैश में एक्चुअली
यू डैश भी आ रहा है और थिकनेस भी आ रही है, तो क्या हम वी डैश को यू डैश प्लस टी लिख सकते हैं? बताइए, डायग्राम में देखिए आराम से, ये डिस्टेंस यू डैश है, इसमें अगर हम टी ऐड कर देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा। ठीक है, यू डैश टी ऐड किया तो यू डैश प्लस टी हो गया। बस यहाँ पर ये चेंज करेंगे वी डैश की जगह पर, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज 1, वी डैश की जगह लिख देंगे यू डैश प्लस टी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन। स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर थिकनेस सभी डिस्टेंसेस से बहुत बहुत कम है, मतलब u डैश के कंपैरिजन में t इज़ वेरी वेरी लेस देन। अगर ये बहुत ही कम है तो यहाँ u डैश प्लस टी में इस t को निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो t को निगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा u डैश माइनस एन वन अपॉन u। ओके, और थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर कि ये उल्टा साइन लग गया कि u डैश इज वेरी वेरी ग्रेटर देन था, बोल सही रहते, साइन ही उल्टा हो गया था कि u डैश t से बहुत बड़ा है, इसलिए t को यहाँ से निगलेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो t को निगलेक्ट कर दिया, यहाँ पर u डैश बचा और n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। अब ये जो इक्वेशन है इसको और दिस इक्वेशन, इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला टर्म एक जैसा लग रहा है ना। इक्वेशन नंबर 2 और ये, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल लें अगर, तो इसमें एक टर्म सेम आ रहा है, बट जो टर्म यहाँ पर माइनस में लिखा है वही टर्म यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पे क्या होगा, ये वाला टर्म कट जाएगा। यही करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड, जैसे ही ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, ये यहाँ बचेगा n1 अपॉन वी, नेक्स्ट टर्म कट जाएगा इसका, माइनस n2 अपॉन यू डैश कैंसिल आउट हो गया, बचेगा माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r1 प्लस n2 माइनस n1 अपॉन r2। ठीक है, इसके बाद में इसको रब कर दे रहे हैं। इन दोनों टर्म में देखा जाए तो n2 माइनस n1 सेम है, बस यहाँ माइनस का डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें n2 माइनस n1 तो क्या आएगा, यहाँ पर इन दोनों में से n1 कॉमन है, n1 कॉमन ले लिया, बचेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू, इसमें से n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, देखो n2 माइनस n1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन r2। अब यहाँ तो n1 माइनस n2 था, तो अगर हमने n2 माइनस n1 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस कॉमन लेने पर आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r1। ओके, और अगर सभी ने 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर देखा होगा कि दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला, और इसकी जगह पर हम लोग फोकल लेंथ लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ। तो ये हो जाएगा n1 और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन 1 माइन अपॉन r2 1 अपॉन r1। ठीक है, n1 को अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 एंड 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। ठीक है, इसको अगर फाइनली हम यहाँ पर लिखें
तो N2 अपॉन N1 क्या है? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को अगर हम n मान लें तो दिस इज कॉल्ड n-1। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 अपॉन f इज इक्वल टू n-1 1 अपॉन R2 माइनस R1। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास दो सरफेसेस हैं, उनको ज्वाइन करके एक लेंस बनाना है। लेंस ऐसे ही तो बनेगा कि ये दो सरफेस थी, एक कर्व सरफेस इधर थी, दूसरी कर्व सरफेस ऐसे थी, दोनों को बीच से ऐसे स्टिक कर दिया और ये एक लेंस बन के तैयार हो गया। अब वो दोनों सरफेसेस का रेडियस और कर्वेचर कैसा हो उसको डिसाइड करना हो तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें फोकल लेंथ पता है कि कितने फोकल लेंथ का लेंस बनाना है तो हम रेडियस और कर्वेचर्स को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला और ये डेरिवेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसको नोट करेंगे और इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।